हेलो क्लास। कक्षा 12वीं की भौतिकी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से किसी धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना सीखेंगे। पिछले क्लास में हमने एम्पियर के परिपथीय नियम के बारे में पढ़ा था। हमने जाना था कि किसी बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र B के रेखीय समाकलन का मान उस बंद परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I का μ0 गुना होता है, अर्थात B इंटू डी एल है ना। इसका हम लोग समीशन वर्क करेंगे क्लोज्ड कर्व में, तो ये आता है μ0 इंटू आई के में, जहाँ I क्या है उस परिपथ में प्रवाहित धारा है। ठीक, तो इस प्रकार इस नियम की सहायता से आज हम लोग एक परिनालिका के अंदर एक परिनालिका के कारण किसी बिंदु परिनालिका के कारण है उसमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग परिनालिका क्या होता है उसको जान लेते हैं। तो परिनालिका क्या होती है? एक विद्युत रोधी तांबे की बनी लंबी बेलनाकार कुंडली को क्या है परिनालिका कहते हैं। देखिए, परिनालिका नाम से ही स्पष्ट है, ये क्या है नली के समान है। चित्र देखिए, ये एक पाइप के समान बनी रहती है जिसमें क्या है तांबे का विद्युत रोधी तार क्या है बेलनाकार, ये बेलन के समान दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या है विद्युत रोधी तांबे के तार का क्या है इसमें लपेटाए रहता है, फेरे लगे हुए होते हैं। कुछ इस तरह से इसमें फेरे लगे होते हैं ऐसे। ठीक, ये क्या हो गया एक परिनालिका है। एक आदर्श परिनालिका की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तो एक आदर्श परिनालिका की लंबाई उसकी त्रिज्या के तुलना में अत्यधिक होनी चाहिए, अर्थात उसकी त्रिज्या कम से कम होनी चाहिए और उसकी लंबाई क्या है अधिक होनी चाहिए, अनंत लंबाई, है ना। तो इस प्रकार की परिनालिका रहता है। यहाँ पे क्या है, ये इसमें फेरे हैं, अर्थात इसमें किसका फेरे लगा हुआ है? तांबे का विद्युत रोधी तार है ना, इसमें लपेटाया रहता है। परिनालिका किसकी बनी होती है? तो यह नर्म लोहे की बनी होती है। देखिए, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, ये लंबा वायर है धारावाही अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है। अब इस चालक तार को क्या है हम लोग इस चालक तार को क्या है अनंत लंबाई के चालक तार को हम लोग ऐसे एक दूसरे से सटाते हुए ऐसे स्प्रिंग जैसे बनाते ले जाएं, तो ये क्या होगा, ये परिनालिका जिसका है ये पहला सिरा प्रारंभिक सिरा और ये क्या हो गया इसका अंतिम सिरा। तो इस प्रकार से परिनालिका क्या है बेलन के समान बनी होती है जिसमें तांबे का पृथक तार क्या है लपटाए हुए रहता है। इस तार को हम लोग एक दूसरे से सटाते हुए ऐसे ले जाएं तो क्या है ये एक परिनालिका बन जाता है। ठीक, तो इसको हम लोग अध्ययन के लिए हम लोग ऐसे एक बेलन के जैसे बना लेते हैं और इसमें कुछ इस प्रकार से इसमें फेरों की संख्या को क्या है प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है ये एक परिनालिका है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से अब हमें परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे हम लोग। तो माना कि अनंत लंबाई का एक परिनालिका है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या r है और इसमें क्या है I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। इसमें I विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रहा है उसकी दिशा ऐसे बुक के अनुसार इसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है और बुक में दिखाया गया है फेरों की जगह में कुछ इस तरह से डॉटेड और इधर दिखाया गया है क्रॉस। तो इसका मतलब क्या है कि धारा है वह क्या है सतह से ऊपर की ओर
ऐसे, और जो ये क्रॉस है वो क्या है, कागज के तल के नीचे जा रहा है, तो इसमें विद्युत धारा कुछ इस दिशा में बह रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक, तो सबसे पहले लिखना है, माना कि अनंत लंबाई की एक परिनालिका है जिसकी त्रिज्या r है, इसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इनमें फेरों की संख्या कितनी है, n, क्योंकि अनंत फेरों की संख्या, सभी वायर क्या है, एक दूसरे से आपस में सटे हुए हैं, तो हमने मान लिया कि माना कि इस परिनालिका में फेरों की जो संख्या है वह कितनी है, वह n है। अब देखिए, अब इसके कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो सब हम लोग मानते हैं कि इसमें एक लूप मान लेते हैं, एक लूप हम लोग मान लेते हैं, कोई एक लूप है, ये एक लूप है जिसको हम लोग नाम देते हैं ABCD। यह लूप काल्पनिक है जिसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है L। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए परिनालिका के अंदर एक लूप की कल्पना किया। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए परिनालिका के भीतर एक लूप की कल्पना किया। और ये लूप क्या है, लूप यहाँ पे सुधार लो, लूप ABCDA। हमने लूप ABCDA की यहाँ पे क्या है, कल्पना किया है। अब इस लूप के अंदर एक परीक्षण आवेश P को हम लोग लेते हैं, माना तथा बिंदु P परिनालिका के भीतर एक परीक्षण आवेश है। तब अब देखिए, एम्पियर के परिपथी नियम से सभी को पता है, एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है, एम्पियर का परिपथीय नियम होता है क्या, समीशन ओवर B इंटू DL इज इक्वल टू μ0 इंटू I धारा जो इसमें प्रवाहित हो रही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग अभी केवल एम्पियर का नियम इस बंद जाल में ले रहे हैं, इस लूप में ले रहे हैं, तो μ0 इंटू लूप ABCD लूप में प्रवाहित धारा ABCD है ना, ABCD लूप में प्रवाहित कुल धारा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसको क्या है, BDL, ये बंद पृष्ठ का क्या है, समाकलन दिखाया गया है। ये चिन्ह क्या है, जो समाकलन जिसका करना है वो कैसा है, बंद लूप की तरह है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए समीकरण 1 का हम लोग दायां पक्ष क्या है, दायां पक्ष को हम लोग
समीकरण में देखिए एल एच एस साइड को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, b इंटू डी एल है ना, क्लोज द इंटीग्रेशन ऑफ b इंटू डी एल। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, चित्र में देखिए समीशन a से b है ना, तो ये हो जाएगा a से b, b वेक्टर b इंटू वेक्टर डी एल प्लस b से c, c से d, d से a। तो इस प्रकार से इसको हम लोग अलग अलग खंड में क्या है समाकलन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए समाकलन a से b, b से c प्लस c से d, c से d प्लस d से a। इसमें भी होगा वेक्टर b इंटू वेक्टर डी एल, वेक्टर b इंटू वेक्टर डी एल, वेक्टर b इंटू वेक्टर डी एल। इसे हम लोग लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक, यहाँ तक सभी को समझ में आया। हमने यहाँ क्या लिया है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिया है। हम लोग जानते हैं ये क्या है, बंद समाकलन का चिन्ह है। तो इस बंद समाकलन का क्या है, हमने यहाँ पे उसको अलग से हल किया है। इसका मान हम लोग यहाँ निकालने वाले हैं अलग अलग। तो हमने इसका विस्तार किया है a से b, b से c, c से d और d से a। इस बंद लूप ए बी सी में जो एम्पियर का परिपथीय नियम हम लोग यहाँ लगाए हैं। तो देखिए हम लोग समीकरण 2 को इसको अलग टर्म बाय टर्म सॉल्व करते जाएंगे। सभी का मान हम लोग अलग अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं समाकलन a से b वेक्टर b इंटू डी एल। तो ये हो जाएगा a डॉट b। तो a डॉट b का फॉर्मूला सभी को पता होता है। a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू b, b डी एल कॉस थीटा। ये फॉर्मूला सभी को पता है ना। तो कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ कॉस थीटा का जो वैल्यू है वह क्या है, देखिए हम लोग जा रहे हैं ए से बी की ओर इस डायरेक्शन में, और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वह कैसी है, वह भी इस दिशा में है। तो दोनों के बीच जो कोण बनेगा वह कौन सा कोण होगा, उस कोण का मान होगा 0। तो यहाँ थीटा का जो मान होगा, कोण का मान ही होगा, वह क्या होगा, वह 0 होगा। तो इस प्रकार से ए बी, बी डी एल कॉस 0 अंश। तो कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान होता है 1। तो ये वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा ए से लेके बी, बी इंटू डी एल। अब b इंटू ए से b डी एल। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, हमने मानी है l लंबाई। ठीक, तो ये डी एल का जो वैल्यू आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, l। तो ये हो जाएगा b इंटू एल इज इक्वल टू a इंटू बी वेक्टर b इंटू डी एल। ये क्या है, पहले इसको हम लोग लेते हैं एक नया समीकरण। ठीक, हमने क्या है इसे सॉल्व कर रहे हैं टर्म बाय टर्म। अब इसका मान आ गया, अब इसमें चलते हैं b से c। ठीक, तो अब जाते हैं b से c में वेक्टर b इंटू वेक्टर डी एल।
तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे वेक्टर प्रोडक्ट का। तो यह आ जाएगा बी से सी बी डी एल कॉस थीटा। तो थीटा का वैल्यू देखिए, हम लोग जा रहे हैं बी से सी की ओर, और थीटा का जो वैल्यू है वह क्या आएगा यहाँ पे 90, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बी से सी ऊपर में, और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वह इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे कोण बनेगा, वो कैसा कोण होगा? सम कोण होगा। तो सम कोण अर्थात 90 अंश। तो कॉस थीटा का वैल्यू होगा वह 90 होगा। तो यहाँ लिख देते हैं कॉस 90। तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो यहाँ पे बी से सी बी डी एल कॉस 90, और कॉस 90 का जो वैल्यू होता है वह कितना होता है? 0, जो यहाँ पे लिखा गया है। तो इसका मान आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से B से C वेक्टर B इंटू डी एल का मान आ गया 0। इसे हम लोग लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक, अब हमारे पास दो समाकलन का मान आ गया। अब चलते हैं C से D की ओर। तो ये आ गया C से D वेक्टर B इंटू वेक्टर डी एल। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? C से D B इंटू डी एल कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए C से D, चूँकि यह क्या है, यह जो रेखा है वह क्या है? परिनालिका के बाहर है। अतः परिनालिका के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह क्या होता है? शून्य होता है। यदि यह बिंदु परिनालिका के बाहर है तो परिनालिका के बाहर स्थित किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है 0। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि यहाँ रेखा यह परिनालिका के बाहर है, परिनालिका के बाहर है, अतः चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? 0 होगा। और जब B का मान 0 होगा तो पूरे वैल्यू का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार C से D वेक्टर B इंटू वेक्टर डी एल का मान आ जाएगा 0। यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे पास एक और टर्म बचा D से A, तो इसको निकालते हैं D से, इसे ले लेते हैं समीकरण नंबर 3 है। अब D से A वेक्टर B इंटू वेक्टर डी एल, इसमें भी अप्लाई करेंगे D से A फॉर्मूला वेक्टर B। तो ये सॉल्व होगा तो बी डी एल कॉस थीटा। यहाँ चित्र में देखिए थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो थीटा का जो वैल्यू आएगा वो पुनः क्या है? 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि B का जो दिशा है वह कैसे है? इस डायरेक्शन में, और ये क्या है? वर्टिकली है, और ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है वह क्या है? हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वह क्या कोण बनेगा? वह एक समकोण बनेगा। तो थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 90 रखने पे इसका मान क्या आ जाएगा? 0। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। बी डी एल कॉस 90, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0। D से A वेक्टर B इंटू वेक्टर डी एल। तो इस प्रकार हमारे पास
मान आ गया, केवल इसी का मान आया है। इन तीनों का जो मान आ गया वह क्या आ गया है, वह 0 आ गया है, 0 आ गया है। तो हम लोग समीकरण 2 में इन सभी के मानों को रखते हैं तो पाएंगे वेक्टर b इंटू डी एल का मान हमारे पास आ जाएगा b इंटू एल। ये हो गया LHS का मान। अब समीकरण एक के LHS का मान। अब हम लोग RHS में चलते हैं। तो RHS का मान जानने के लिए RHS में है लूप में प्रवाहित धारा निकालना है म्यू नॉट इंटू लूप में प्रवाहित धारा। तो ABCD लूप में प्रवाहित धारा। यहाँ अगर हम लोग लूप बोल रहे हैं तो यहाँ A लिखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर हम लोग लूप नहीं बोलते हैं तो यहाँ बोलना पड़ेगा ABCDA। ठीक, इसमें विद्यार्थी यहाँ कहीं कहीं जगह पे A लिखा गया है, कहीं कहीं पे नहीं लिखा गया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, लूप बोल दिए मतलब वह क्या है, एक चक्रीय है। ठीक, तो हम लोग लूप में प्रवाहित धारा निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू NLI। देखिए L क्या है, परिनालिका की लंबाई है, और N क्या है, उसमें फेरों की संख्या। तो हमें क्या है, प्रत्येक फेरों में प्रवाहित धारा का मान जो है वह यहाँ से निकल जाएगा। लूप ABCD में प्रवाहित धारा आ जाएगा हमारे पास NLI। यहाँ पे देखिए NL कहाँ से आया है, तो N क्या है, फेरों की संख्या है, और L क्या है, परिनालिका की लंबाई है ना। तो यहाँ इनकी लंबाई, लूप की लंबाई क्या है, L, और यदि इसमें N का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनकी कुल लंबाई निकल आ जाएगी। तो कुल प्रवाहित धारा बोला गया है लूप में, तो ये आ जाएगा NLI। ठीक, तो अब हम लोग मान को रखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में हमारे पास आ गया मान B इंटू EL इज इक्वल टू, देखिए समीकरण 1 है हमारा, समीकरण 1 से हम यहाँ पे B इंटू DL का वैल्यू यहाँ पे पुट आउट करेंगे तो ये आ गया हमारे पास कितना, B इंटू L इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू लूप ABCD में प्रवाहित धारा, तो इसका वैल्यू आ गया हमारे पास NLI। तो L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा B इज इक्वल टू म्यू 0 NI। यही क्या है, किसी परिनालिका के कारण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है।